This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः भाद्रपद शुद्ध अष्टमी दिनांक 25 अगस्त 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 आश्रयपदक शंखं चक्रं जलधान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोगनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निवीरम् प्रौढदावाग्निवीरम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातुवाक्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च ततो विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा रेतैः समुदितैः यत्कार्यं तदनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तंत्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अनेन उपदेशेन मानवकृतिभूतं जगति किञ्चित् द्रव्यम् उपलभ्यते तां युक्तिम् अर्थं च तं अभिप्रेत्य। तर्हि यथा मया यहाँ उक्तम् इदं सूत्रम् अतीव महत्वपूर्णम्। किमपि द्रव्यं तादृशं नास्ति यस्य उपयोगः अस्माभिः औषधरूपेण कर्तुं न शक्यते। केवलं किम् उद्दिश्य वयं तत्र प्रयतामहे इति द्रष्टव्यम्। एवञ्च कीदृशी युक्तिः तत्र प्रयोक्तव्या इत्येतद्विषये विचार्यं भवति। तर्हि सर्वाण्यपि द्रव्याणि यानि जगति वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि केन प्रकारेण प्रयोक्तुं शक्यन्ते इति। तो जैसे मैंने कहा कि अनौषधीभूत कोई भी चीज इस विश्व भर में नहीं है और किसी का भी इस प्रकार के इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें ये मुसीबत नहीं होगी कि मेरे पास औषध द्रव्य नहीं है, अब मैं क्या करूं वगैरह इस प्रकार से। आपके पास जो है उसी से काम चलाओ। उपकरणं नाम तत् यद् उपकरणाय उपकल्पते कार्य कर्तु कार्याभिनिर्वृत्तो प्रयतमानस्य। तो जो भी चीज आपके लिए उपकरण रूप हो सकती है उन सभी का उसमें प्रयोग करो, ये सबसे अहम इस प्रकार की चीज है। न तो केवलं गुणप्रभावादेव द्रव्याणि कारणानि भवन्ति, द्रव्याणि हि द्रव्यप्रभावात् गुणप्रभावात् द्रव्यगुणप्रभावात् च तस्मिन् काले तत्तदधिकरणम् आसाद्य तां युक्तिम् अर्थं च तं अभिप्रेत्य यत् कुर्वन्ति तत् कर्म, येन कुर्वन्ति तद् वीर्यं, यत्र कुर्वन्ति तद् अधिकरणं, यदा कुर्वन्ति स कालः, यथा कुर्वन्ति स उपायः, यत् साधयन्ति तत् फलम्। तो ये सूत्र भी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। आधुनिक विज्ञान में जो कि फार्माकोलॉजी डेवलप हुई है उसमें किसी भी ड्रग का कुछ ना कुछ उपयोग समझ में आया है और फिर उस उपयोग की भांति उसका मेडिसिन में प्रयोग शुरू हो गया। ज्यादातर द्रव्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आने लगे। पहले जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो ओर्स वगैरह
सोना, चांदी, तांबा वगैरह वगैरह इनका प्रयोग औषधि में होता था। बट जैसे ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आने लगे और उसके जरिए हाइड्रोकार्बन, ये जो मेन है, उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हुई और उसके जरिए बहुत सारी दवाइयां हासिल हुई। तो डीडीटी एक इसी प्रकार की खोज है। और जब उसका एक कीटकनाशक के रूप में पहले आरंभ हुआ उसका प्रयोग करना, और फिर एक मच्छरों के लिए डीडीटी का अहम रोल है ऐसा करके जहां भी पानी इकट्ठा जमा हुआ है, गंदा हो गया है, वहां पे मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं। तो उन सभी स्रोतों पर डीडीटी फवारणी इस प्रकार की हो गई, उसका स्प्रे हो गया उसके ऊपर। फिर रेचल कार्सन करके एक विदुषी और संशोधक, उसने सिद्ध करके दिखाया कि इस प्रकार से डीडीटी के प्रयोग के कारण पूरी इकोलॉजी बिगड़ रही है। वो जो लेयर उसका पानी के ऊपर बैठ गया, तो छोटे मछलियों ने उसको खाया, बड़े मछलियों ने उन मछलियों को खाया, उनको और किसी पक्षी वगैरह ने खाया वगैरह इस प्रकार से, क्योंकि ये निसर्ग का तो चक्र है इस प्रकार से। उन सभी में बहुत ही दुष्परिणाम होने लगे, ये विष जैसा परिणाम इस प्रकार का है। तो उनकी एक किताब है साइलेंट स्प्रिंग करके, उसमें एक इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, और उनका ये कहना था कि आपको एक प्रॉपर्टी पता चले कि इससे कीटकों का नाश हो सकता है या फिर मच्छरों का नाश हो सकता है। अभी भी इस प्रकार की फवारणी जिसको बोलते हैं वो अभी भी चालू है, और जब मच्छर बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं तो कारपोरेशन के द्वारा ये डीडीटी का किया जाता है इस प्रकार का इस्तेमाल। तो उसमें पर्यावरण को क्या क्षति होती है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके बारे में कुछ भी सोचे बिना इसको प्रचलन में लाया गया। और वही चीज कीटकनाशकों के बारे में भी हुई कि जब पेस्टिसाइड्स का खेती में इस्तेमाल होने लगा और शुरू में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, क्योंकि कीटक का नियंत्रण बहुत भलीभांति हो गया। फिर उसमें जो तत्व है, विषारी तत्व है, उनके दुष्परिणाम दिखने लगे। तो अमेरिका में पहले इसके बारे में जागरण हुआ और उसके लिए एक कमिटी बिठाई गई। तब तक इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग थी, ये जो कीटकनाशक बनाने वाले हैं उन कंपनियों की लॉबी बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन उस समिति ने निर्णय दे दिया कि ये बहुत भारी मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है और ये सभी के लिए घातक इस प्रकार का है। तो उसमें काफी निर्बंध लगाए गए और विदेशों में अभी भी इनके ऊपर काफी निर्बंध है। भारत में स्थिति इस प्रकार से नहीं रही। तो ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा परिणाम मिलेंगे, इस प्रकार से लोगों ने जो प्रिस्क्राइब मात्रा है उसके काफी कई गुना का मात्रा का इस्तेमाल किया। पंजाब इसका एक अच्छा उदाहरण है कि पंजाब एक हट्टे कट्टे लोगों का देश था और व्यायाम भी भरपूर करते थे, खाते भी भरपूर थे और सेहत बहुत अच्छी रहती थी। पंजाब में इसका हेवी डोज इस्तेमाल किया गया पेस्टिसाइड्स का। अब पंजाब की स्थिति बहुत बेकार है, कैंसर के पेशेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि वहां से हर रोज एक ट्रेन राजस्थान में जाती है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का अस्पताल, और उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं। ये जो बीच में आमिर खान ने सत्यमेव जयते के एक एपिसोड में इसके बारे में जिक्र किया, तो उस
में बताया। तो कहने का मतलब ये है कि केवल एक कुछ परिणाम दिखाई दिया बगैर कुछ सोचे उसके बाकी अन्य परिणाम क्या है, दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी अध्ययन करने के बजाय इसका सीधा प्रयोग किया जाने लगा। और ये तो मानवीय आयुष्य से सीधे जुड़े हुए इस प्रकार का है। तो इसमें एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि भली भांति सभी द्रव्यों को समझ लो, उनके एक्शंस क्या क्या हो सकती है ये समझ लो, और फिर उनको द्रव्य के रूप में या औषध के रूप में उसका प्रयोग करो। एस्पिरिन की जो खोज हुई वो पहले एक एनाल्जेसिक इस प्रकार से उसका उपयोग शुरू हो गया। तो लोगों को ऐसा लगा कि हाँ बस अभी ये ले लेंगे, दर्द से छुटकारा पाएंगे। लंदन में एक केस हुई थी। मेडिकल नेमेसिस करके इवान इलिच की एक किताब है, उसमें ये लिखा गया है, उसका एक स्वैर अनुवाद मराठी में ग्रंथालय प्रकाशन के वैद्य के सप्ताह में किया गया। तो कोई एक व्यक्ति जिसको गंभीर कोलेजन डिसीज था, एएसआर उसका 105 था, और सभी जोड़ों में दर्द था, सभी जोड़ों में सूजन थी, और उसको ट्रीटमेंट के जरिए 12 ऑक्सीफेन बुटाजोन और 26 एस्पिरिन इस प्रकार की गोलियां चल रही दिन में उसके पेन का कंट्रोल करने के लिए। जब उसने अपने डॉक्टरों से बात की तो उनका कहना था कि 500 में एक हाथ केस इसमें से सुधर सकती है, बाकी 499 तो मर जाते हैं। उसने एक भी केस सुधरती हुई देखी नहीं इस डॉक्टर ने। तो इसने सोचा कि मैंने अपना हेल्थ, अपना आरोग्य इनके हाथों में सौंप दिया है, ये मैं गलती कर रहा हूँ। तो उन्होंने खुद मेडिकल बुक्स पढ़ना आरंभ किया। आश्चर्य से उन्हें पता चला कि विटामिन सी इसकी दवा है, और एस्पिरिन से विटामिन सी का नाश होता है, ये भी पता चला। तो फिर वो समझ गए कि मुझे ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रही है, लेकिन मेरी हेल्थ दिन ब दिन डिटोरिएट हो जा रही है, और ये उनकी दवाइयों के कारण है। लेकिन अगर एस्पिरिन को बंद करना है तो वेदना का क्या, ये उसका बड़ा सवाल था। तो उसने सोचा कि चिंता, शोक, भय वगैरह से रोग बढ़ते हैं, तो इसमें फिर निगेटिव अप्रोच ही है क्या? आनंद, हर्ष, प्रीति ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है तो रोग कम होता है क्या? तो उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज ले लिया और एक होटल में जाकर ठहरे। एक नर्स रखी और एक पुराने जमाने का प्रोजेक्टर ला के रख दिया, और चार्ली चैपलिन की पिक्चर्स देखना शुरू किया। तो उनका कहना था कि इट वर्क। जब मैं एक 10 मिनट तक बहुत हंसी ले लेता था उस पिक्चर से, तो मेरी वेदना कम हो जाती थी, मेरा ईएसआर कम हो जाता था, और वो फिर से बढ़ता नहीं था। तो फिर इस प्रकार से जब रिजल्ट्स मिलने लगे तो उन्होंने एक डॉक्टर से बात की कि अब मैं रियल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहता हूँ। तो बोले क्या करते हो तुम, क्या करना चाहते हो? बोले अगर विटामिन सी इसकी रियल ट्रीटमेंट है तो तुम मुझे विटामिन सी दे दो। तो बोला कि ठीक है, लेकिन इतनी मात्रा में देना है तो इंजेक्टेबल ज्यादा बेहतर है। तो विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा डोज 3 ग्राम है। तो इसने पूछा कि मेरा विटामिन सी तो इतना कम हो गया होगा कि 3 ग्राम से मुझे क्या होगा, हम 10 ग्राम से शुरू करेंगे। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि विटामिन सी अगर ज्यादा हो जाए तो उसका किडनी पर बुरा असर होता है। तो इसका कहना था कि अभी मेरे सामने जीना या मरना इस प्रकार का ऑप्शन था। तो उसने कन्विंस किया कि ठीक है हम 10 ग्राम से शुरू करेंगे, जो भी होगा वो मैं देख लूंगा इस प्रकार से।
और 10 ग्राम से शुरुआत करके 7 दिन में 25 ग्राम तक डोज उन्हें बढ़ाया, एक दिन का डोज इस प्रकार। और 7वें दिन कोई किसी भी जोड़ों में कोई प्रकार की दर्द नहीं था, कोई भी सूजन नहीं थी, और फिर वो सुधर गया, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग ये सब भी करने लगा इस प्रकार से। कुछ बरसों बाद उसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर उसको एक बार मिले, तो उसने शेक हैंड किया। वो इस तरीके से किया और डॉक्टर समझ पाया, तो बोला कि ठीक है तुम ठीक हो गए हो, लेकिन तुम ठीक है हुए कैसे इस प्रकार से। तो उन्होंने फिर सारी हकीकत बताई कि मैंने ये विटामिन सी का प्रयोग इसमें किया। आश्चर्य की बात है, ये सब होने के बाद इसकी केस एमबीबीएस के करिकुलम में रखी गई, और फिर उसके बारे में उसके ऊपर बहुत बहस हुई, और बहुत लोगों का ये कहना था कि इसने खुद ही खुद को प्लेसिबो इफेक्ट दे दिया। ये तो और आश्चर्य की बात है कि जो वस्तु स्थिति है, जो विटामिन सी इसकी दवा है ऐसा एलोपैथी का ही कहना है, और वो उसने अगर किया है, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट किस प्रकार से हो सकता है? ये तो प्लेसिबो इफेक्ट की कोई बात ही नहीं है वास्तव। और जो ट्रीटमेंट चल रही थी एस्पिरिन और ऑक्सीपेंटबुटाजोल की, वो तो ट्रीटमेंट है ही नहीं वास्तव में। फिर भी उनका, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये प्लासिबो इफेक्ट इस प्रकार का है। तो समझने की बात यह है कि मूल रूप से चिकित्सा क्या है, ये ढूंढ लेना बहुत आवश्यक है। और कुछ बरस पहले विटामिन का इस प्रकार का थेरापेटिक उपयोग किया जाता था, अभी ये बंद हो गया है। अभी विटामिन D3 के लिए, B12 के लिए दवाइयों का इस्तेमाल होता है, लेकिन विटामिन सी वगैरह वगैरह बाकी के बारे में इसका प्रयोग नहीं होता है। उसमें भी अगर कमी है इन विटामिन के शरीर में, तो वो कमी क्यों है ये ढूंढना जरूरी है। उसके नेचुरल रिसोर्सेस क्या है ये ढूंढना जरूरी है, और फिर उनको इस्तेमाल करना है। ये उसकी दवा लेना ये भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है या बराबर नहीं है। तो केवल एक विशिष्ट प्रॉपर्टी, चाहे एस्पिरिन की बात हो, एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है, तो उसका उसमें भी उसका प्रयोग होने लगा एनालिसिस के बाद। और फिलहाल एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए हृदरोग में उसका आरंभ शुरू हो गया है करना। उसमें भी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ी हो तो उसमें एक गुठली बन सकती है और माइक्रोलियल इंफाक्शन हो सकता है, इसलिए एस्पिरिन का प्रयोग अभी किया जा रहा है। लेकिन गुठली क्यों बनती है, विस्कोसिटी ज्यादा क्यों है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। उसका कारण क्या है और उन कारणों को कैसे दूर किया जाए। वो शायद टेंशन वरी के वजह से भी हो, खाने पीने में तब्दीली हो इसलिए भी हो। तो उसका जो मूल कारण है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। और फिर अगर आपको लेना है तो इस प्रकार की दवा ले। मैं तो सुझाव देता हूँ कि आप CTINR करवाओ। CTINR अगर नॉर्मल है तो एस्पिरिन लेने की जरूरत नहीं है। मैं डोज कम कर देता हूँ और फिर बंद कर देता हूँ इस प्रकार से। क्योंकि मेरे पास वो भी मरीज आए हैं कि जिनको एस्पिरिन लेने से ब्रेन हिमरेज हो गया, स्टमक में हिमरेज हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार। सबक्यूटेनियस हिमरेज तो बहुत लोगों में होता है, और डॉक्टर बताते हैं हाँ ये एस्पिरिन का साइड इफेक्ट इस प्रकार का है, लेकिन एस्पिरिन फिर भी आपको लेना ही है। ये अजीब बात है। तो केवल एक उपयोग को ध्यान में रखकर उसका प्रयोग करते रहना ये सरासर गलत इस प्रकार की चीज है। तो हमें समाज को इसके बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो हमारा जो प्रयास है वो सामान्य से विशेष कर इस प्रकार कि द्रव्यों का वर्गीकरण कर देंगे,
ये एक वनस्पति जो है जांगम या उद्भिज जांगम और पार्थिव, इस प्रकार से। फिर उसमें रसवीर्य विपाक प्रभाव के बारे में बात करेंगे कि कौन सा रस है, वनस्पति हो तो कौन सा रस है उसमें, उसका विपाक किस प्रकार का है, उसका वीर्य किस प्रकार का है। इन गुणों के आधार पर उसके क्या क्या परिणाम आते होंगे, और फिर उसी रस वाले अन्य द्रव्य भी है, तो इसका प्रभाव क्या है। हर एक द्रव्य का अगर कुछ प्रभाव है तो प्रभाव क्या है। रसादि साम्य यत्कर्म विशिष्टं तत्प्रभावजम, ये जो प्रभाव की व्याख्या की गई है कि रस सामान्य होने पर भी एखादा पर्टिकुलर विशिष्ट कर्म किसी द्रव्य के द्वारा हो रहा है, तो वो प्रभावजक इस प्रकार का है, तो उसको समझ ले। लेकिन ये सामान्य से विशेष तक जाने का प्रयास है। अगर सामान्य ढंग से बात हो जाती है तो विशेष करने की जरूरत नहीं है वास्तव में। और फिर भी उस द्रव्य को भली भांति समझ लेना है, केवल एक प्रॉपर्टी देखकर उसका प्रयोग करना है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए हमारे औषधियों के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम चुन सकते हैं। अगर मुझे कफपित्त शामक चाहिए तो मैं आड़ूलसा ले लूंगा, कफवात शामक चाहिए तो कंटकारी ले लूंगा। लेकिन मुझे सोचना है कि मुझे किस प्रकार का कार्य अपेक्षित है। तो अगर मैं गलत इस्तेमाल करूं तो रिजल्ट नहीं आएंगे या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर भली भांति इस्तेमाल करूं तो मैं चुन सकता हूं कि मुझे इस द्रव्य से ज्यादा मतलब है, ढूंढ सकता हूं उसके लिए। और फिर अगर उसका मैं प्रयोग करता हूं तो निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी, रोगी को कोई तकलीफ भी नहीं होगा। और इसके बावजूद ये अनुपान, काल, ये भी सभी भाव है जिसके जरिए हम स्पेसिफिक एक्शन पा सकते हैं। एक विशिष्ट द्रव्य की स्पेसिफिक एक्शन जो है वो पा सकते हैं। सो द्रव्य प्रभावात गुण प्रभावात द्रव्य गुण प्रभावाच, द्रव्य प्रभाव से, गुण प्रभाव से, या द्रव्य गुण दोनों के प्रभाव से काम करती है। तो हरित की त्रिदोष शामक क्यों है, आमल की त्रिदोष शामक क्यों है, गुरुचि त्रिदोष शामक क्यों है, रसायन क्यों है, ये उसका प्रभाव है, ऐसा बताते हैं। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रभाव एक पलायनवाद इस प्रकार का। जब आपको कोई आंसर, कोई उत्तर दे नहीं सकते तो आप बता देते कि हाँ प्रभाव है इस प्रकार। तो ऐसे ही मैं चरक पढ़ा रहा था, बहुत वर्षों पहली बात है। एक छात्र ने मुद्दा उठाया कि प्रभाव जो है वो पलायनवाद इस प्रकार का है। तो मैंने कहा कि स्पष्ट करो तुम क्या कहना चाहते हो। तो बोला कि हरितकी का विरेचनीय प्रभाव बताया गया है। और फिलहाल जो संशोधन हुआ है उसमें उसका एनालिसिस किया गया, और उसमें एक अल्कलॉइड इस प्रकार का पाया गया कि जो विरेचन करता है। और अगर उसको पकाते हैं तो स्विन्ना संग्राहिणी प्रोक्ता वह एक अल्कलॉइड नष्ट हो जाता है, तो फिर वो विरेचन प्रभाव उसमें नहीं रहता। तो इससे साफ जाहिर है कि विरेचन ये हरितिकी का प्रभाव नहीं है, उस अल्कलॉइड का प्रभाव है या उस अल्कलॉइड की कार्बोकता है। तो ये बताना गलत है कि हरितिकी प्रभाव से विरेचन करती है। मैंने कहा इसमें तो कोई गलती है नहीं, ये तो ठीक है, तो एक्सेप्ट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम। लेकिन उस अल्कलॉइड से विरेचन क्यों होता है। तो वो अचानक इस सवाल से गड़बड़ा गया। तो मैंने कहा कि लॉजिकली अगर ये इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं तो हरितकी का विश्लेषण करके उसमें अल्कलॉइड पाया गया। अब शायद अब उस अल्कलॉइड का विश्लेषण करेंगे और उसमें कुछ एक घटक पाया जाएगा कि जो विरेचन करता है, नहीं तो अल्कलॉइड ही विरेचन करता है।
तो हमें ये मानकर चलना है कि आइदर इससे होगा या उससे होगा, लेकिन किसी ना किसी का ये प्रभाव इस प्रकार का। वायु का हमने पृथक्करण किया, जो वातावरण में वायु है उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बाकी वायु है कुछ, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन ज्वलन को मदद करने वाला और नाइट्रोजन इनर्ट है, मदद नहीं करने वाला इस प्रकार का। क्यों? तो लोग बताएं कि वही उसका स्वरूप है। जिस जिस ये जो वायु है उसको हम नाइट्रोजन कहते हैं, जो ज्वलन ज्वलन को मदद करता है उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। ये उसका मूल धर्म है। उसी प्रकार से अगर हम पंचमहाभूत से भी परे चले जाएंगे, त्रिगुण के आधार पर आएंगे, सत्वम लघु प्रकाशकम, ऐसा क्यों? ये अनक्वेश्चनेबल है। जो द्रव्यों का मूल स्वभाव है उसको प्रश्न करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट ही करना है, ये ऐसा है, दैट्स ऑल, इस प्रकार से। और ये आधुनिक शास्त्र के लिए भी ये मानना ही पड़ता है। बिंदु की व्याख्या नहीं कर पाते हैं, फिर भी बिंदु के ऊपर पूरा गणित निर्भर इस प्रकार का है। रेखा जो है वो बिंदु, अनेक बिंदु इकट्ठा कर रेखा बनती है, और फिर उसके आधार पर भूमिति वगैरह बनती है। तो ये एक गृहीत तत्व होता है कि जिसको कोई परिमाण नहीं है, इस प्रकार का बिंदु है। ऐसा कैसा हो सकता है वास्तव में? तो ये गृहीत तत्व बताए जाते हैं कि उसके आधार पर आगे के शास्त्र के बारे में बताया जाता है, और उन गृहीत तत्वों को वैसे ही एक्सेप्ट करना। तो गुरुचिका या हरितज्ञ का त्रिदोष शाम का प्रभाव है, या हरितज्ञ का विरेचन इस प्रकार का प्रभाव है। थोड़ा लॉजिक हो सकता है कि अगर पृथ्वी जल महाभूत का प्राधान्य हो तो द्रव्यमूर्धकम तत्र प्रायग्नि पवनोत्कटम अधोगामी च भूयिष्ठम भूमितो ये गुणाधिकम, तो इसलिए ये उसमें ये विरेचन प्रॉपर्टी है, ऐसा बता सकते हैं। लेकिन जब चरकाचार्य इसके बारे में बताते हैं कि वमन द्रव्य वमन क्यों करता है, तो ऊर्ध्वभाग स्वभावत्वात् ये भी एक है, लेकिन प्रभावात् ये भी उसका एक कारण। विरेचन का काम काम क्यों होता है, तो एक प्रभाव भी उसमें कारण है। पृथ्वी जल महाभूत का आधिक्य हो तो वो विरेचन करेगा, ये भी एक बात हो सकती है। तो जहां तक हम कार्य कारण भाव बता सकते हैं वहां तक कार्य कारण भाव बताना आवश्यक है। अगर ऐसी स्थिति आती है कि कार्य कारण भाव बता नहीं सकते हैं, तो ये समझ लेना है कि ये उसका स्वभाव इस प्रकार से। तो स्वभाव ये पलायनवाद बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में भी ये गलत सहमी हो तो वो छोड़ दो विचार, ये पलायनवाद इस प्रकार का नहीं है। और दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए ये बताने के बजाय ये उसका स्वभाव है, ये उसका प्रभाव है, ये बताना ज्यादा बेहतर है। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, H2O से पानी बनता है, H2O पानी है, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु इकट्ठा आकर पानी बनता है, ये तो सिद्ध हुआ इस प्रकार का है। क्या संबंध है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? कैसे पानी बनता है? तो बनता है, दैट्स ऑल। पानी का रासायनिक सूत्र अगर H2O है तो सिद्ध हुआ है, तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई उसमें चारा नहीं है। कैन वी से स्वभाव एंड प्रभाव इज द सेम? टू सर्टेन एक्सटेंट यस। ऐसा है थोड़ा सा कि स्वभाव को उसका प्रभाव माना गया है इस प्रकार से। वास्तव में मूल स्वभाव है उसको। और जब हम द्रव्य के कार्मुकता की बात करते हैं तो स्वभाव नाम से नहीं पुकारते, स्वभाव नाम से पुकारते, वो उसका नतीजा इस प्रकार का है। इसीलिए मैंने कहा कि वो द्रव्य के कार्मुकता को समझाने के लिए प्रभाव इस प्रकार का बताया गया है, जो मूल रूप से उसका स्वभाव है।
अब हम त्रिकोणों की बात करें, पंचमहाभूतों की बात करें, कुछ भी बात करें, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये उसके मूल स्वभाव इस प्रकार के हैं, बदलने वाले नहीं है, और उसको वैसे ही समझ लेना है जैसे एस्पिरिन से इस प्रकार के क्यों होता है, इस प्रकार के एक्शन क्यों होती है। जो कॉम्बिनेशन बना उसमें एस्पिरिन का इस प्रकार से, उसमें या क्या कार्बन का रोल है, हाइड्रोजन का रोल है, उसके विशिष्ट तरीके से इकट्ठा आने का कुछ रोल है, वगैरह वगैरह। इसके बारे में आप बहस करना है तो करो, आपको ढूंढ निकालना है तो करो। एक ही सूत्र होने के बावजूद भी अगर रचना अलग है तो गुणधर्म अलग हो जाते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात बताई गई है। तो परमाणु संयोग विशेष, ये जो है रचना विशेष, ये भाई ये भी जो है वो भी इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। सिर्फ जो उसका सूत्र है केमिकल कंपोजिशन का वही कारीगर होता है ऐसा भी नहीं है। तो जिस प्रकार से महाभूतों का संगठन होता है उसके आधार पर उसके गुणधर्म निश्चित हो जाते हैं। तो विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य के बारे में हमारे यहाँ जो वर्णन आता है, विचित्राश्च प्रत्ययाश्च, विचित्र है और प्रत्यय का है कारण, तो उससे आरब्ध होने वाला द्रव्य और उसके रसारंभक महाभूत, ये अलग अलग होने के कारण ये विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य बताया जाता है। ये सन्निवेश विशेष इस प्रकार का है, महाभूत ही अलग है ऐसा कहना है, रसारंभक महाभूत अलग है और द्रव्यारंभक महाभूत अलग है, ये ज्यादातर होता नहीं है। If human beings too have swabhava, is there no chance of changing swabhava? So how can a human being go beyond this limitation? काफी मुश्किल है, फिर भी हाँ स्वभाव बदलता है इतनी का। उसमें काफी सुभाषित है, स्वभाव मनोपदेशेन शक्यते कर्तुम् अन्यथा। उपदेश से स्वभाव को स्वभाव में परिवर्तन लाना पॉसिबल नहीं है। स्वभाव दुरतिक्रम, स्वभाव दुरतिक्रम है इस प्रकार से। लेकिन इसका मूल कारण अगर सत्व रजस तमस है और हम रजस और तमस पर काबू पा सकते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे आप आध्यात्म के द्वारा जाइए चाहे आप योग के द्वारा जाइए, तो स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। ऐसी चीज है, लेकिन ये काफी मुश्किल होता है, इसलिए स्वभाव दुरुपक्रम इस प्रकार का बताया गया है। तो उसमें उस व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे मेरा स्वभाव बदलना है। अगर वो इच्छा हो तो उसमें परिवर्तन आ सकता है ऐसा। अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोध, ये जो सूत्र आया कि चित्तवृत्तियों का निरोध करना है वो अभ्यास और वैराग्य से करना है, अभी उसी का सिलसिला चल रहा है, दोपहर में भी वो रहेगा। यतमान वैराग्य ये पहली अवस्था है उसकी, और फिर वशीकार सौज्ञक वैराग्य ये अंतिम अवस्था इस प्रकार की। तो उसमें अगर हम अभ्यास करते रहे, बार बार वो चीज दोहराते रहे, तो स्वभाव में परिवर्तन आएगा इस प्रकार से। रज और तम कम कम होते जाएंगे और फिर उसके आधार पर हम आगे बढ़ सकेंगे ऐसा है। Human being to have स्वभाव, विचित्र प्रत्यारब्ध को और समझाइए प्लीज। वो आगे आएगा तो उस समय में मैं बता दूंगा, वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। इति सामान्यतः कर्म पुनश्च तत् विचित्र प्रत्यारब्ध विद्यते। तो ये सामान्य कर्म इस प्रकार का बताया गया है, और विचित्र प्रत्यारब्ध इसके बारे में हेमाद्रि और अनुतत्व की टीका है अष्टांग हृदय पर, वो देखो, इसमें हम देखेंगे अगर होता है
तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। वालीचा वाल्मीकि हा स्वभाव बदल म्हणता येईल का? येस, इट इज ट्रू। वो दग्ध बीज हो जाते हैं, उसके जो कर्म है वो दग्ध बीज इस प्रकार के हो गए। स्वभावाला औषध है, पुस्तक श्यामला वनास। लेकिन इसमें एक अहम चीज है कि उसकी, उस व्यक्ति की ये आंतरिक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे बदलना है। अगर वो नहीं समझे कि मुझे बदलना है तो कुछ नहीं होगा, ये सही है। अगर वो मानता है कि मुझे बदलना है तो वो बदल सकता है। स्वभाव है वो है जो कार्य द्रव्य अपने आप में करता है। प्रभाव वो है जो उसका परिणाम हमारे किसी अवस्था पर होता है। स्वभाव नैसर्गिक रूप से होता है, उसका मूल है। अभी स्वभाव की बात आई और मनुष्य जाति में स्वभाव इस प्रकार का है, ये जो बात चली, तो उसमें काफी फैक्टर्स है। जब हम एक निर्जीव चीज के बारे में स्वभाव जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स नहीं रहे। बाकी जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है वो उसमें नहीं रहे। लेकिन जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो उसमें ये अहम चीज होगी कि उसके काम क्रोधादि विकार उसमें दखल अंदाजी देते हैं, उसका अहंकार उसमें दखल अंदाजी देता है। अरे अहंकार बड़े सबसे बड़ी समस्या है कि मैं ही सब समझता हूँ, मेरा ही कहना बराबर है, मेरा ही जो बर्ताव है वो सही है, दूसरे सब गलती कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रकार का जो अहंकार है, इसलिए चरकाचार्य ने आगे बताया, आत्मा ने वो मन्येत करता है सुख दुख, खुद को ही माने, सुख अपने सुख दुख के कर्ता अपने को ही माने। इस प्रकार तस्मात् श्रेयस्कर मार्ग प्रतिपद्येत नत्र से, और इसीलिए श्रेयस्कर मार्ग पर चलना जरूरी है। और त्रागा इस प्रकार का जो है, त्रस्तत्व जो है वो नहीं होना है। तो स्वभाव का परिणाम प्रभाव इस प्रकार का रहेगा जब हम प्रभाव की बात यहाँ पे करते हैं। तो जो उसका परिणाम हमारे किसी अवस्था पर होता है। तो जब हम द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य के कार्मुकता की बात करते हैं, तो कार्मुकता उस स्वभाव से जो उसका प्रभाव है उसके बारे में होती है। लेकिन वो त्रिदोष शमन करना ये उसका स्वभाव है, वही उसको हम प्रभाव के रूप में समझ लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभाव या स्वभाव ये पलायनवाद नहीं है, और असंशयम महाभूत महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो है, ये तो भगवत गीता का उदाहरण है। तो उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो मन है दुर्निग्रह और छल है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से जो बात इसमें कही गई है, पतंजलि योग सूत्र में कही गई है, वही गीता में बताई गई है इस प्रकार से। और इनका कोलटकर जी का ये कहना है कि योग ये प्रैक्टिकल अंग है वेदांत का, और ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य ये तात्विक अंग इस प्रकार का है। तो उसी का ये एक्सटेंडेड रूप है। और ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में तेन योगा प्रत्युक्ता द्वैतमरवादी सांख्य तत्व ज्ञान है, और अद्वैतवादी ब्रह्म तत्व ज्ञान या वेदांत तत्व ज्ञान है। तो उन्होंने जिस योग का भी निरसन कर दिया ऐसा बताया गया है, वो एक सांख्य योग वाला अलग था, और भगवत गीता भी इस प्रकार से अद्वैत मत प्रस्थापित करने वाली इस प्रकार की।
अभी एक संस्कृत में सुभाषित है, कवि करोति काव्यानि प्रसंजानाति पंडिता। कवि कार्य काव्य कर लिख लिख देता है, कर देता है, उसका रस का आस्वाद पंडित लेता है, इस प्रकार से। तो उस समय में उसके मन में क्या आया ये जानना काफी मुश्किल है। किस उद्देश्य से उन्होंने उस प्रकार की रचना की ये जानना काफी मुश्किल है। अर्कोश के द्वितीय सर्ग में अतः प्रजानाम अधिको प्रभाते गाया प्रतिग्राह्यते गन्धमाल्या, इस प्रकार का श्लोक है। तो दिलीप राजा और उसकी सुदक्षिणा पत्नी, तो जाया प्रतिग्राह्यते गन्धमाल्या, उसकी जो जाया पत्नी है उसने प्रतिग्राह्यते गन्धमाल्या इस प्रकार का वो दिलीप राजा, और वो गायों को लेकर वन में चला गया इस प्रकार। तो मल्लीनाथ की टीका है कि जाया ये शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसके समझ में आता है कि ये जनयितुम योग्या जाया, सुदक्षिणा को आगे पुत्र होने वाला है, ऐसा उसमें संकेत मिलता है। पत्नी दारा ये भी पत्नी के लिए पर्याय शब्द है, दोनों उस वृत्त में बैठते भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दारा लिखेंगे, पत्नी लिखेंगे, जाया लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो भी नहीं होता है। तो फिर जाया शब्द का प्रयोग ही क्यों किया? तो मल्लीनाथ का कहना है कि इसमें संकेत मिलता है कि हाँ, आगे जनयितुम योग्या जाया इस प्रकार से सुदक्षिणा को आगे पुत्र प्राप्ति होने वाली है, ये संकेत उसमें मिल जाता है। अब वास्तव में क्या होगा मालूम नहीं। कालिदास के मन में आया, उसने लिख दिया, उसके मन में मल्लीनाथ का जो विचार है वो होगा ही ऐसा नहीं बता सकते। मैंने जब फणसलकर गुरु जी के आधार पर श्लोक रचा, काव्य सुमध्यांजलि 24 श्लोकों का काव्य रचा संस्कृत भाषा में, तो मुझे भी याद नहीं है मैंने किस प्रकार से लिख दिया। पदम मुंबा पूर्याम अचिर चक्रे सुई नहीं, ये मैंने लिख दिया, परोक्ष भूतकाल का प्रयोग है। और मैंने कभी भी परोक्ष भूतकाल इस्तेमाल नहीं किया है, मेरे गद्य लिखने में भी नहीं किया है। तो ये तो पद्य में मैंने लिख दिया और उस शिखरणी वृत्त में लिख दिया इस प्रकार से। विधि प्राणाचार्यान अपि विविध दुःखैः प्रहरति सुदूरं दुर्दैवात् अपतगत अतस्वास्थ्यम् अक्षरात् ग्रहण्या दुःखं हि प्रबलतरं प्रबलमुखकष्टं बहुतरं कथं शांतिं यायात् त्वरितमिति यातो हि नगरम्, इस प्रकार का मैंने लिखा है वहां पे। तो मैं समझता हूँ ये प्रतिभा कुछ और चीज है, जो उस समय में आपके मन में आएगा उसको आप लिख देंगे। अभी इसमें कवि और गीतकार ये दो संज्ञाएं होती है। जब कोई पिक्चर बनती है या फिर टीवी सीरियल बनती है तो उसमें हाँ, गीतकार एक अलग संज्ञा दी गई है कि जो गीतों को बनाने वाले हैं उस सिचुएशन को समझकर इस सिचुएशन के लिए किस प्रकार का गीत अच्छा रहेगा, तो वो गीत लिखने वाले होते हैं। और कवि अपनी प्रतिभा से लिख देता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिचुएशन के लिए मुझे कविता लिखनी है, ऐसा नहीं है, उसके मन में आया उसने लिख दिया इस प्रकार से। तो इसमें अंतर है। गदी माडगुळकर की प्रतिभा और गदी माडगुळ का सिचुएशंस को समझना और उसको उतार देना इस प्रकार से, ये दोनों गुण उनमें थे गदी माडगुळकर में। गीत रामायण जो लिखा गया है उनका भी कहना है कि ये मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है। कोई दूसरा ही फोर्स है जो उसको अ, बना रहा था इस प्रकार से। तो मन चंचल है, दुर्निग्रह है, उसके बारे में संदेह नहीं है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य जो बात पतंजलि ने कही है कि अभ्यास और वैराग्य अत्यंत निरोध, वही गीता में आई है शुरू में और उसको उसने उठा लिया है इस प्रकार से।
तो स्वभाव बदल सकता है, ये एक अहम चीज है। जो जीवित व्यक्ति है उनके बारे में, तो शायद पशु पक्षियों के बारे में भी ये होता है। हाथियों को जब पाला जाता है तो उसकी एक अलग विधि है, उसको किस प्रकार से पकड़ना, उसको किस प्रकार से हाँ, हमारे वश में करना, ये उसकी पद्धति बनी गई है इस प्रकार से। तो ये जंगली जानवर हम पालते हैं इस प्रकार से, तो उसमें स्वभाव में परिवर्तन लाते ही है ना, नहीं तो कैसे पालेंगे? वो अपने मूल स्वभाव के अनुसार हम पर हमला ही करेगा। लेकिन ये तो नहीं है, इसको ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर वो हमारा बन जाता है, हमारे अधीन हो जाता है इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। लेकिन निर्जीव चीजों के बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में सोच सकते हैं कि इसका स्वभाव जो है उसमें हम परिवर्तन नहीं पाएंगे, ला पाएंगे। खास करके जो खनिज द्रव्य है उनके बारे में, वनस्पति और पशु, इनके बारे में फिर भी सोच सकते हैं कि उनमें हम परिणाम ला सकते हैं, अच्छे गुण निर्माण कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा हो सकता है। और क्योंकि वो सजीव है इस प्रकार से, और फिर उनका भलीभांति प्रयोग कर सकते हैं। जो मंत्र वगैरह बताए गए हैं वनस्पति लाने के लिए, ओम नमस्ते मृत संदेह उसका आह्वान करना है, उसकी पूजा करनी है, और फिर वनस्पति निकाल के लानी है, तो उसमें स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है कि मैं समर्पण कर रही हूँ मेरे अंगों का अच्छे चीज के लिए, अच्छे काम के लिए इस प्रकार से। ये भावना अगर उसमें जागरूक हो जाती है तो उसका नतीजा और अच्छा रहेगा इस प्रकार से। नहीं तो वो हमें शत्रु मानेगी, ये मुझे हिंसा करके मुझसे ये लेके जा रहा है इस प्रकार से। तो हमें उसके बारे में थोड़ा सोचना है। संस्कारो ही गुणांतराधानम ही कैसे, ये अलग चीज है वास्तव में। जो मूल गुण है उसमें परिवर्तन लाना, ये संस्कार का कार्य है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, पर्टिकुलरली गुरु लघुता के बारे में, ये क्वाइट पॉसिबल है, ये हो सकता है इस प्रकार से। हम जब स्वभाव की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा उससे पर है, और उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं नहीं ला सकते, ये थोड़ा सा सोचने का है। क्योंकि मैं एक द्रव्य ले रहा हूँ जिसका त्रिदोषात्मक परिणाम नहीं है, लेकिन मैं उसमें त्रिदोषात्मक परिणाम निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूँ संस्कारों के बाद। ये पॉसिबल होगा नहीं होगा नहीं मालूम इस प्रकार से। उसके स्वभाव को जानकर या उसके आधार पर, गुरु है स्वभाव तो उसको लघु बना सकते हैं, ये हो सकता है। हरितकी विरेचन, उसमें ऐसा है ना कि सिद्धा संग्राहिणी प्रोक्ता, अगर संस्कार से गुणांतराधान हो जाता है और फिर कर्मों में बदल आ जाता है तो पॉसिबल है। तो हमें इन सभी के बारे में सोचना है कि मूल रूप से ऐसी है, लेकिन अगर संस्कार करेंगे तो इसमें ये परिवर्तन आ जाएगा। ये इसके बारे में हमें सोचना है इस प्रकार से। और ग्रंथों में जो दिया है उसको तो भलीभांति प्रयोग करो, जिस प्रकार से बताया गया है उस प्रकार से उसका प्रयोग करो, ये सबसे बेहतर है। सो द्रव्य प्रभावात गुण प्रभावात द्रव्य गुण प्रभावाच, इसमें प्रभाव शब्द का प्रयोग किया है, ये सबसे आम, कि द्रव्य का प्रभाव, गुण का प्रभाव और दोनों का प्रभाव साथ में लेकर तस्मिन् तस्मिन् काले तत्तद अधिकरणम आसाध्य, उस काल में उस अधिकरण में जाकर ताम ताम युक्तिम अर्थं च तंतम अभिप्रेत्य, जो युक्ति, जो योजना बनाई गई है और जो प्रयोजन है, यत् कुर्वन्ति तत्कर्म, उसके जरिए वो जो करते हैं वो कर्म है।
तो इसमें काफी सारे भाव है, यह बहु कारण योगजन्य इस प्रकार का भाव है, और एक सामुदायिक परिणाम है कि इस प्रकार से बहुत सारे भावों का विचार करके हमें हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, यह अगर हमारा निश्चित है तो हम इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं कि तस्मिन तस्मिन काले, उस पर्टिकुलर काल में हमें करना है। ये शायद औषध ग्रहण का काल हो, ये शायद वो वनस्पति वगैरह लाने का इस प्रकार का काल हो, या ऋतु अनुसार जब पुष्प होते हैं, फल होते हैं, उस प्रकार का काल हो, ये भी बात हो सकती है। तत्तद अधिकरण आसाध्य, और अधिकरण जो है वो स्वास्थ्य का हो सकता है, रोग का हो सकता है, कि इस रोग के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तम तम युक्तिम च अर्थं च तत्तमस्ति। वो जो युक्ति है कि किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, अकेले का करना है, अनेक अन्य द्रव्यों के साथ करना है, विशिष्ट संस्कार उस पे करने हैं वगैरह, विशिष्ट मात्रा में प्रयोग करना है, और फिर विशिष्ट काल में है, विशिष्ट अनुपान है, और विशिष्ट प्रयोजन है। तंतम अर्थं च तंतम अभिप्रेत्य, इस प्रयोजन से मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, तो उसके आधार पर जो बनता है वो करना। तो द्रव्य प्रभाव, गुण प्रभाव, युक्ति, अधिकरण, अर्थ या प्रयोजन, इन सभी के द्वारा जो होता है वो कर्म इस प्रकार का। यदा कुर्वन्ति स कालः येन कुर्वन्ति तद्वीर्यम्, तो जिससे किया जाता है वो वीर्य है। तो अभी काफी बहस उसके बारे में आधुनिक विज्ञान में हुआ है कि एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, जिसके जरिए ये काम होता रहता है। तो एनालिसिस करते हुए एक्टिव एक्टिव प्रिंसिपल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर वो सिंथेसाइज करते हैं अलग रूप से। ये आधुनिक संशोधन का तरीका बहुत सारे वर्षों से होता आ रहा है। CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। उसमें करीबन 40-50 वर्ष इसी प्रकार के संशोधन में लगे गए हैं। जो भी वनस्पति वगैरह जो है उसका एनालिसिस करके बहुत सारे यंत्रों के द्वारा उसमें एक्टिव प्रिंसिपल क्या है ये देखने की कोशिश करना। और जैसे मैंने विनक्रिस्टिन के बारे में बताया कि सदाफुली का प्रयोग इस्तेमाल करके, नेटला नाहीये सदाफुलीचं काही मी बघितलं नहीं है नाही मिळालं. तो थोड़ा देखना मला पड़ेगा। मिळालं नसेल तर परत काय नाही. तो एक बार विनक्रिस्टिन मिल गया और वो इस प्रकार से कैंसर में कीमोथेरेपी के ड्रग में ड्रग के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा पता चला। तो फिर आगे उसका सिंथेसाइज कैसे करेंगे, उसको लैब में कैसे बनाएंगे, ये प्रयास रहा। और फिर बड़े पैमाने पर उसका निर्माण होना आरंभ हुआ, और एक ड्रग के जरिए अवेलेबल हो गया प्रकार से। तो इन सभी के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। जब मैं वहां पे गया था लखनऊ के CDRI इंस्टीट्यूट में, और वो एक बार देख लिया क्या क्या कर रहे हैं इस प्रकार से। पतंजलि के सेंटर में हरिद्वार में मैं गया था, उनकी रिसर्च लैब है, वहां भी इसी प्रकार का जिक्र चल रहा है। और जो जवाहरलाल नेहरू उद्यान पुणे में है उसमें भी गया, तो उसमें भी वही प्रयास चल रहे हैं। कच्चे फ्रूट और पके फ्रूट की प्रॉपर्टी में अपने आप चेंजेस होना, ये कैसे समझे। होते रहते हैं, स्वाग्नि पश्चिमाल इस प्रकार के है, हर द्रव्य में उसका एक अग्नि तो होता है, और उसके जरिए उसमें पचन होता रहता है, परिणमन होता रहता है, और ये स्वाभाविक है।
कच्चा आम से लेकर पका आम तक जो भी स्थित्यंतर है उसमें रंग में परिवर्तन आता है, गंध में परिवर्तन आ जाता है, रस में परिवर्तन आ जाता है, और ये हम भली भांति देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं उसका। तो उसमें एक अग्नि स्थित है। अगर हम तृण की राशि में उसको रखते हैं तो ये जल्दी होता है, ऐसे बाहर रखेंगे तो होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा और समय ज्यादा लगेगा। तो उसको अगर हम भली भांति okay, we get information on chemotherapeutic action of Sadafuli in the name Vinca alkaloids on Wikipedia। तो ठीक है, वो जो मैं कह रहा था वो अवेलेबल है नेट में इस प्रकार से। ग्रुप पर टाक यस। तो कहने का मतलब ये है, जैसे व्यक्तींचाही प्रभाव असतात, साधू किंवा नित्याचे, पण त्यांचे प्रभाव सगळ्यांवर नाही पडत, त्या मनुष्य स्वभावाचे प्रभाव सगळ्यांवर नाही पडत। तर बेसिकली वनस्पतींचे प्रभाव असं नाहीये, म्हणजे सगळ्यांवरच पडतो। अर्थात त्यांच्या कार्यकर्त्याप्रमाणे याला उत्तम उदाहरण खरं हिरड्याचं झाडाखाली गेल्यानंतर गुलाम होणं, ठीक आहे सगळं, पण हा तर नक्की प्रभाव आहे आणि झाडं लोकांनी बघितलेली आहे, तर त्याचा काहीतरी विचार नक्की करतो। फक्त मानवीयच्या बाबतीमध्ये मात्र असं असलं पाहिजे की तो ठराविक व्यक्तींवरच तो इम्पॅक्ट करू शकेल, त्याच्यामध्ये ते संस्कार असतील, सारासर्व असेल काय असेल किंवा माहित नाही किंवा काय विचार, पण यांना सगळ्यांना एकच रूल आहे का, यांचेही प्रत्येक व्यक्ती वाईट बदलतात, म्हणजे असेल तरी ते बदलेल, हरिती की एक जाति ऐसी है कि उसके पेड़ के नीचे जाने से भी विरेचन होता है। चेतकी तो द्रुता हस्ते या तावत वेगैर विरिच्यते, जब तक के चेतकी हरड़ा हाथ में है तब तक विरेचन होता रहता है, ऐसा केतकी चेतकी के बारे में बताया गया है। तो ये निस्संशय उस वनस्पति का इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। अभी मानवी जीवन पर अन्य लोगों का प्रभाव होगा ही नहीं होगा, ये अलग चीज है। और वास्तव में हिप्नोटिज्म का जो शास्त्र है, हिप्नोटिज्म सभी लोगों पर काम नहीं करता। जो उसके वश में हो जाते हैं उनके ऊपर काम करता है, लेकिन जो उसके वश में नहीं होंगे उन पे काम नहीं करेगा, ऐसा है। कौन लोग उसके वश में जाने वाले हैं, कौन नहीं जाने वाले हैं, ये बताना काफी मुश्किल है। ये जादू के प्रयोग जो दिखाए जाते हैं, तो मुझे एक याद है बचपन वाला कि 9:30 का खेल था और 9:40 हो गए तो भी शुरू नहीं हुआ था, तो थोड़ी हलचल मच रही थी और फिर वो जादूगर अवतीर्ण हो गया और उसने बताया कि आप सब समझ रहे हैं ना कि सोच रहे होंगे कि मैंने देर क्यों लगवाई इसमें, लेकिन मैंने देर नहीं लगवाई। आप घड़ी देखिए, आपकी घड़ी में 9:30 ही बजे होंगे। मैंने भी घड़ी देखी तो 9:30 ही थे और मैंने पहले देखा तो 9:40 होते। अभी ये सामूहिक हिप्नोटिज्म इस प्रकार का कि शुरू में इसमें कहाँ पे हिप्नोटिज्म किया गया है मालूम नहीं। शुरू में 9:40 इस प्रकार के घड़ी में देखे गए ये हिप्नोटिज्म था, या बाद में 9:30 बजे है ये दिखाना ये हिप्नोटिज्म था। लेकिन प्रायः सभी लोगों पर इसका असर होता है, ऐसा है। कुछ ही लोग ऐसे रहेंगे कि जिनके ऊपर इसका असर नहीं होगा। Applications Vinca alkaloids are used in chemotherapy for cancer. They are class of cell cycle specific cytotoxic drugs that work by inhibiting the ability of cancer cells to divide
acting upon tubulin, they prevent it from forming into microtubules, a necessary component for cellular division. ठीक है, ये उनकी एक्शन किस जरिए होती है इसके आधार पर ये है। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये बाद में सिंथेसाइज होने लगा। शुरू में वहां से निकाला ही गया अल्कलॉइड, लेकिन बाद में ये सिंथेसाइज इस प्रकार का हो गया और फिर बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो यही सिलसिला एलोपैथी में चल रहा है बरसों से। और यहाँ आयुर्वेद कहाँ है इसमें? सबसे अहम बात है कि इस प्रकार से अगर संशोधन हम करते हैं तो उसमें आयुर्वेद कहाँ है? तो एक थोड़ा अलग तरीका इसमें हमें अपनाना चाहिए। प्रभाव अचिंत्य हा शब्द आला हो ना, पण अचिंत्यच आहे, त्याच्यात अर्थ आपण विचार करून त्यांना काही निष्पन्न नाही होणार। ऐसा क्यों, इसका जवाब नहीं है, ऐसा है, दैट्स ऑल। इस प्रकार से तो यदा कुर्वन्ति स कालः यत्र कुर्वन्ति तदधिकरणं, यदा कुर्वन्ति स कालः यथा कुर्वन्ति स उपायः यत् साधयति तत्तत्। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, कल इसी सूत्र को आगे लेकर चलेंगे और फिर देखते हैं आगे कैसा कैसा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन, आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भूताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्, श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।